हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आपको स्टार्ट कराए थे लास्ट वीडियो में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ा दी थी आपको। आई होप सबने वो वीडियो देखी होगी और सबको समझ में आया होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट 4 के नाम से वो वीडियो है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th वीडियो इस चैप्टर की, जिसमें हम ग्रुप 16 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 16 के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिनमें सबसे पहला कंपाउंड जो हमारे सिलेबस में है वो है डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन की प्रिपरेशन की बात करते हैं। बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स एंड परमैंगनेट्स, हम क्या कर सकते हैं, इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड, एज ए कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है, तो हमारे पास में क्या बन गया है, KCl और O2 बन गया है। ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है जो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं बाय हीटिंग द सॉल्ट्स ऑफ क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स या परमैंगनेट्स। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सबको पता है बड़ी जल्दी रेडिली डिकम्पोज हो जाती है अगर आप उसे सनलाइट की प्रेजेंस में ले जाते हो तो, और क्या बना देती है वो, तुरंत वाटर और ऑक्सीजन में लूज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, डाइऑक्सीजन को बना सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक, चलिए प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप पानी के अंदर डालते हो डाइऑक्सीजन को तो पानी के अंदर घुल जाती है। जब भी आप लोगों को पता होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जब भी सर्वाइव कर पाते हैं, अगर ऑक्सीजन वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ ही नहीं होती, यानी कि पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते होते। बट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसीलिए क्योंकि पानी के अंदर जो है ये गैस सॉल्युबल होती है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन होती है, एज़ कम्पेयर टू एयर। जैसे एयर में बोलें तो एयर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है लेकिन वाटर में उतनी ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, कोई ऑर्डर नहीं है इसके लिए, स्मेल नहीं आती है ऑक्सीजन में किसी भी तरीके की। इट रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, हर मेटल के साथ में रिएक्ट कर सकती है। नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट कर सकती है, लेकिन कुछ नोबल मेटल्स, जैसे कि कौन कौन होते हैं नोबल मेटल, जैसे हो गया आपके पास में सिल्वर, गोल्ड हो गया, आपके पास में प्लेटिनम हो गया, ये सब नोबल मेटल्स हैं। इनके साथ में रिएक्ट नहीं करती है और नोबल गैसेस के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे डाइऑक्सीजन। ठीक, ये देखिए यहाँ पे मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। फॉस्फोरस प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, फॉस्फोरस ऑक्साइड बना रहा है। ये सारी रिएक्शन कैसी रिएक्शन हैं, ये सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं, यानी कि जब कभी भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी तो वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी। ठीक, अब चलते हैं यूजेस पे। यूजेस, सबसे पहला यूज़ है, इट इज़ यूज इन ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग। और किस में यूज़ किया जाता है इसे, ऑक्सी एसिटाइलिन की वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग यानी कि जो वेल्डिंग होती है, स्टील वगैरह बनाते हैं यहाँ पे, उसमें एज अ वेल्डिंग इसे फ्यूल यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर, सबको पता ही है, हॉस्पिटल्स वगैरह में, हाई एल्टीट्यूड में, फ्लाइंग में, माउंटेनियरिंग में, इन सब में यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीजन सिलेंडर। उसके बाद में सिंपल ऑक्साइड्स, एन ऑक्साइड दैट कंबाइंड विद वाटर टू गिव एन एसिड इज टर्म्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। सबने पढ़ा ये तो कि वो कोई भी ऑक्साइड जो वाटर के साथ में कंबाइन करेगी और एक एसिड बनाएगी, उस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे SO2, Cl2O7, CO2, N2O5 एक्सेट्रा, ये सब। SO2 combines with water to give H2SO3 एंड एसिड। SO2 वाटर के साथ में कंबाइन करता है और क्या देता है, H2SO3 और एसिड बनाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, वाटर के साथ में कंबाइन होकर क्या बना दिया इसने, सल्फ्यूरस एसिड बना दिया, एक एसिड बना दिया, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। तो एसिड की फॉर्मेशन, ऐसी कोई भी ऑक्साइड जो वाटर के साथ में रिएक्ट करके एसिड की फॉर्मेशन करेगी, दैट ऑक्साइड विल बी टर्म्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, चाहे वो मेटल की ऑक्साइड हो चाहे वो नॉन मेटल की ऑक्साइड हो। नेक्स्ट करते हैं जनरल रूल। एज अ जनरल रूल, ओनली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बट ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो हैव हाई एसिडिक कैरेक्टर। क्या बोला यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं नेचर में, लेकिन कुछ मेटल्स की भी ऑक्साइड्स क्या हो सकती हैं, एसिडिक हो सकती है नेचर में। कौन से मेटल्स, जिनका जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल Mn2O7 में अगर आप Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे +7 आएगा। इसी तरीके से CrO3 में Cr का निकाल के देखोगे तो कितना आएगा, +6 आएगा, यहाँ पे +5 आएगा V का। तो इस तरीके से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर प्रेजेंट हैं, द ऑक्साइड्स विच गिव अ बेस विद वाटर आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड। इसी तरीके से वो कोई भी ऑक्साइड
जो वाटर के साथ में रिएक्ट करके बेस बना देंगी, उन सभी ऑक्साइड्स को हम लोग बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड देखिए, वाटर के साथ में कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस बना रही है, तो ये सब ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगी, बेसिक हो जाएंगी। जनरली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, वो सब क्या होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं। यानी कि मेटल की ऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो क्या बनेगा, जो ऑक्साइड बनेगी, जो कंपाउंड बनेगा वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक, अब नेक्स्ट चल रहे हैं ओजोन पे। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है हमारे सिलेबस में ग्रुप 16 का ओजोन है। ओजोन सबको पता होगा, ओजोन क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, और इसका फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। और कहाँ पाई जाती है ये, हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर्स। कौन सा रीजन होता है, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं उसे। और ये क्या हो जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये एटमॉस्फेरिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं हम इसे। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कैसे बनती है ये बता रखा है यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। हम पढ़ेंगे आगे चल के इसे। प्रिपरेशन में देखते हैं क्या दिया है प्रिपरेशन। कन्वर्जन ऑफ ओजोन ऑक्सीजन टू ओजोन अकर व्हेन अ स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या बोला गया है कि ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा, ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन जो होगी उसको स्लोली, धीरे धीरे ड्राई स्ट्रीम को पास कराना है थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्यों करा रहे हैं हम लोग, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ये समझ लीजिए कि आप एक एंडोथर्मिक प्रोसेस टाइप होता है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम करता है। ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये जो O3 है ये वापस से डिकम्पोज होकर क्या ना बन जाए, O2 ना बन जाए। O3 ऐसा हो सकता है कि ये वापस से O3 कन्वर्ट होके किस में बदल जाए, O2 में बदल जाए। तो O3 को O2 में ना बदल लें, नहीं कन्वर्ट हो पाए O3 वापस से O2 में, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का यूज़ करते हैं। Since the formation of ozone is an endothermic process, therefore it is necessary to use silent electrical discharge and its preparation to prevent its decomposition। वो यहाँ पे बताया ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये क्या हो सकता है, वापस से कन्वर्ट हो सकता है इसमें उस हीट को यूज़ करके, जो यहाँ से हीट रिलीज होगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हम यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या कर लेगा, हीट जितनी भी होगी उसे कंज्यूम कर लेगा। प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़, पहली प्रॉपर्टी क्या है, गैस है। गैस फॉर्म में अगर होती है तो पेल ब्लू कलर की होगी, लिक्विड फॉर्म में होगा तो डार्क ब्लू कलर का होगा, और सॉलिड फॉर्म में होगा तो वायलेट ब्लैक कलर का आपको देखने के लिए मिलेगी ओजोन। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड इन स्मॉल कंसनट्रेशन इज हार्मलेस। इसकी एक अजीब सी स्मेल होती है, इससे पहचाना जा सकता है कि ये ओजोन क्या है। और ये अगर स्मॉल कंसनट्रेशन में रहती है, यानी 100 मिलीमोल्स पर लीटर के हिसाब से बोलें हम तो, या 100 पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से बोलें, अगर 100 पार्ट है इसके 1 मिलियन पार्ट्स में किसी भी चीज़ के, तो ये हार्मफुल है। अगर 100 पार्ट्स पर मिलियन से ऊपर इसकी कंसनट्रेशन चली जाती है, क्रॉस कर जाती है, तो फिर ये हार्मफुल भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में ये फैटल भी हो सकती है, जान भी ले सकती है। ड्यू टू द ईज विद विच इट लिबरेट्स द एटम ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, इट एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़े आसानी से क्या कर सकता है, O3 वापस से O2 प्लस O और मतलब नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज़ कर सकता है। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन हमेशा कैसे रहता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में रहता है, डाइऑक्सीजन की फॉर्म में रहता है। लेकिन अकेला ऑक्सीजन होगा कहीं तो हम लोग उसे क्या बोल देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन बोल देंगे। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन में ना कन्वर्ट हो जाए वापस से, O3 डिकम्पोज होकर O2 प्लस O में ना कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, ये एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का यूज़ कर रहे थे, ऊपर वो बताया था। और ये O3 O को रिलीज़ करेगा, इस O को कोई एक्सेप्ट करके उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। Threat to ozone layer is probably due to the nitrogen oxides emitted from the exhaust system of supersonic jet aeroplanes, which might be slowly depleting the concentration of the ozone in the upper atmosphere। आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन सुना होगा, और सबने ये भी पढ़ा होगा कि CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रिलीज की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती चली जा रही है। यहाँ पे एक नया आपको रीज़न बता रहे हैं कैसे हो रही है डिप्लीट, और क्या कारण है उसके लिए। ओजोन लेयर जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो कौन एमिट करता है, एग्जॉस्ट सिस्टम में एमिट करते हैं, किसके, जो जेट या एरोप्लेन वगैरह जो चल रहे हैं वो भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही चलते हैं, और ओजोन लेयर भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। तो वो जो गैसेज रिलीज करते हैं, उन गैसेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जब ओजोन के साथ में कंबाइन करता है तो ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या करा देता है, वो ऑक्सीडेशन करा देता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को किस में बदल देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल देता है, और डाइऑक्सीजन यहाँ से रिलीज कर देता है। तो यानी कि इस तरीके से क्या होती चली जा रही है, जो ओजोन है वो ख़त्म होती चली जा रही है, डिप्लीट होती चली जा रही है।
और किस में कन्वर्ट होती चली जा रही है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन अलग दे देती है, ऑक्सीडेशन करा देती है किसी का। तो ये भी एक रीज़न है इंपॉर्टेंट, इसे भी आप याद रखिएगा। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, 11th क्लास में फॉर्मल चार्ट बनाने जहाँ सिखाए थे वहाँ बनाया था, सिखाया भी था आपको। यूजेस क्या क्या है इसके, ये एक जर्मीसाइड की तरह यूज़ किया जा सकता है, मतलब जर्म्स वगैरह किल करने के लिए। ये एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ हो सकता है, और पानी को स्टेरिलाइज मतलब मेकिंग इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रोब्स ख़त्म करना पानी के अंदर। स्टेरिलाइज करना मतलब जैसे हम लोग आजकल हाथ सैनिटाइज करते हैं अपना, सैनिटाइज या स्टेरिलाइज ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। तो वाटर को स्टेरिलाइज करने का मतलब होता है कि उसमें से जितनी भी जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको किल कर देना। तो इस सब चीज़ों के लिए ओजोन गैस जो है वो यूज़ की जाती है। एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट बनाने में भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो हमने दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ाए आपको, डाइऑक्सीजन और दूसरा ओजोन। अब हम स्टार्ट करेंगे सल्फर। सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म, सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं हमारे सिलेबस में। सिर्फ दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं सल्फर की एलोट्रॉप्स जो है हमारे पास में, एक है रोम्बिक सल्फर और दूसरा क्या है हमारे पास में, मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर को हम लोग अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं जो रोम्बिक सल्फर पोजेस करता है। ये एलोट्रॉप है सल्फर का, जो कि येलो कलर का होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन के आसपास होता है। ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है। इसके क्रिस्टल बनते हैं जब जब रोल सल्फर के सॉल्यूशन को इवेपोरेट करा जाता है CS2 की प्रेजेंस में। रोल सल्फर एक काइंड ऑफ सल्फर समझ लीजिए। रोल सल्फर को CS2 की प्रेजेंस में हम लोग हीट करेंगे या इवेपोरेट करेंगे तो जो क्रिस्टल बनेंगे वो क्रिस्टल रोम्बिक सल्फर के बन जाते हैं। तो ये तरीका हो गया इसका प्रिपरेशन का। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, वाटर से सॉल्युबल है, लेकिन डिजोल्व हो जाता है कुछ हद तक बेंजीन, अल्कोहल और ईथर के अंदर। ठीक, मोनोक्लिनिक सल्फर बीटा सल्फर पे चलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन है, यानी कि ज़्यादा है अल्फा सल्फर से। ये कैल्शियम डाइसल्फाइड यानी कि CS2 के अंदर घुल जाता है। इसके क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, इसके क्रिस्टल्स बनते हैं, रोम्बिक सल्फर को मेल्ट कर दीजिए चाइना डिश के अंदर और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिकली जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो बीटा सल्फर यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फर के आप ऑब्टेन कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं ये जो दोनों सेम पोजेस करते हैं। पहला पॉइंट है दोनों स्टेबल हैं 369 केल्विन पे, और दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला S8 होता है। दोनों स्टेबल हैं 369 केल्विन पे, मतलब कि वो मेल्ट या बॉईल नहीं होंगे 369 पे। दोनों का फार्मूला S8 होता है और दोनों का शेप जो है वो कैसी होती है, क्राउन शेप यानी कि मुकुट की शेप होती है। दिख रहा होगा आपको मुकुट जैसा S8 फार्मूला, और दोनों की बिल्कुल हूबहू यही शेप होती है। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटीज़ हो जाएंगी दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको और कंटिन्यू कराएंगे आगे इसी ग्रुप को, और पढ़ेंगे अच्छे अच्छे तरीके से जो भी आने वाली हेडिंग्स होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, लाइक करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।